Hello students, we are reading chapter number 3. We are reading chapter number 3. In this chapter, our next topic is winter solstice for the northern hemisphere. Winter solstice for the northern hemisphere. यानी शीत संक्रांति winter solstice for the northern hemisphere means शीत संक्रांति उत्तरी गोलार्ध के लिए. शीत संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में या शीत संक्रांति उत्तरी गोलार्ध के लिए. विंटर सोल्स्टाइस फॉर द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. विंटर सोल्स्टाइस फॉर द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. शीत संक्रांति उत्तरी गोलार्ध के लिए. शीत संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में या शीत संक्रांति उत्तरी गोलार्ध के लिए. शीत संक्रांति उत्तरी गोलार्ध के लिए. On 22nd December, the tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilt toward the sun. 22 दिसंबर को जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है यानी मकर रेखा जो होती है 22 दिसंबर के दिन सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती है या सूर्य की सीधी किरणें 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पर गिरती है. सूर्य की सीधी किरणें 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पर गिरती है. 22 दिसंबर के दिन सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती है. एज द साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड द सन. और जैसा कि दक्षिणी गोलार्ध सन की ओर झुका हुआ है, झुका होता है. इन दिस वे ए लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट. और इस तरीके से एक बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध का सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है या सूर्य की ऊष्मा प्राप्त करता है. यानी ऑन 22 दिसंबर जो सन रेज डायरेक्ट गिरती है मकर रेखा पर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर. और साथ साथ हम ये भी देखते हैं जो साउथ पोल है, साउथ पोल वो सन की ओर टिल्ट है. यानी जो साउथ पोल इज as the south pole tilts toward the sun. As the south pole tilts towards the sun. जैसा कि साउथ पोल सन की ओर टिल्ट है या झुका हुआ है. सन की ओर झुका हुआ है साउथ पोल. In this way, a larger portion of the southern hemisphere gets light. In this way, a larger portion of the southern hemisphere gets light. और इस तरीके से एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध का सूर्य का प्रकाश या सूर्य का अधिकतम प्रकाश या सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है. और अधिकतम रोशनी दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचने की वजह से या अधिकतम सूर्य किरणें दक्षिण गोलार्ध में गिरने की वजह से यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध को हीट या ताप भी ज़्यादा मिलेगा या अधिक ऊष्मा मिलेगी. और जिस कारणवश यहाँ समर होगा या यहाँ पर समर सीजन होगा. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer day and shorter night. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. और इस कारण से जो दक्षिणी गोलार्ध में समर ग्रीष्मकाल होगा. लंबे दिन जहाँ पर कि लंबे दिन और छोटी रातें होगी. इस कारण से यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होगा. और ग्रीष्मकाल में यहाँ पर लंबे दिन और छोटी रातें होगी. The reverse happens in the northern hemisphere. और बिल्कुल इसकी विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है उत्तरी गोलार्ध में. और बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध की विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है उत्तरी गोलार्ध में. बिल्कुल विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है उत्तरी गोलार्ध में. बिल्कुल इसके यानी दक्षिण गोलार्ध के बिल्कुल विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है उत्तरी गोलार्ध में. The position of the earth is called winter solstice for the northern hemisphere. Or the position of the earth is called winter solstice for the northern hemisphere.
और ये स्थिति कहलाती है शीत संक्रांति उत्तरी गोलार्ध के लिए, शीत संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में। तो हम मौसम का जो पार्ट हम जो नॉर्थन हेमिस्फीयर पर ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है दुनिया की वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो दुनिया की अधिकतम कंट्रियाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। साथ साथ में हमारा देश भारत भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से गुजरती है, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो हमारा देश भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जैसा हम जानते हैं कि दिसंबर के मंथ में हमारे यहाँ विंटर होता है, तो 22 दिसंबर को यहाँ पर विंटर सोल्स्टिस बताया गया है। आप देख सकते हैं कि 22 दिसंबर विंटर सोल्स्टिस होता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस होता है उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत, या उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस या शीत संक्रांति होती है। विंटर सोल्स्टिस या शीत संक्रांति होती है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में। On this day, the shortest day and longest night occur in the northern hemisphere। और इस दिन छोटे दिन और रातें बड़ी होती है उत्तरी गोलार्ध में। दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है इस समय उत्तरी गोलार्ध में। जब विंटर सोल्स्टिस होता है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जब विंटर सोल्स्टिस होता है तब दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है। जब विंटर सोल्स्टिस होता है, यानी जब विंटर सोल्स्टिस होता है या विंटर सीजन कह सकते हो, या विंटर सोल्स्टिस जब उत्तरी गोलार्ध में होता है। विंटर सोल्स्टिस जब उत्तरी गोलार्ध में होता है तब दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है। यानी सर्दियों के दिनों में, जैसा हम जानते हैं कि सर्दियों के दिनों में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है। तो यहाँ पर बताया गया कि जब उत्तरी गोलार्ध में या इधर नॉर्थन हेमिस्फीयर जब विंटर सोल्स्टिस होता है, उत्तरी गोलार्ध में जब विंटर सोल्स्टिस होता है तब दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है। The Earth is farthest from the sun and in the solstice position 21st June and 22nd the Earth is farthest from the sun in the solstice position 21st June and 22nd December। पृथ्वी अपनी अधिकतम दूरी पर होती है सोल्स्टिस जब स्थिति होती है, यानी जब सोल्स्टिस स्थिति होती है, यानी 21 जून और 22 दिसंबर के दिन, 21 जून और 22 दिसंबर के दिन अर्थ जो है वो सन से सर्वाधिक या अधिकतम दूरी पर होती है। क्योंकि इक्विनॉक्स, अब हम पढ़ेंगे इक्विनॉक्स के बारे में। Our next topic is equinox on 21st March and 23rd September direct rays of the sun fall on the equator। 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी इक्वेटर पर गिरती है। 21 मार्च के दिन और 23 सितंबर के दिन। 21 मार्च की है और ये 23 सितंबर की है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य की किरणें सीधी गिरती है भूमध्य रेखा पर एट दिस पोजीशन। Neither of the poles is tilted toward the sun, so the whole earth experiences equal days and nights। और इस स्थिति में कोई भी ध्रुवीय क्षेत्र सूर्य की ओर टिल्ट नहीं होता है,
या कोई भी ध्रुवीय क्षेत्र सन की ओर झुका नहीं होता है, और इस कारण से पूरी जो पृथ्वी है या हमारी पूरी जो अर्थ है, संपूर्ण अर्थ है, उस पर बराबर सूर्य की किरणें गिरती है। क्योंकि जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट भूमध्य रेखा पर गिरती है तो जो डे लाइट है या सनलाइट है वो पूरी अर्थ को समान रूप से मिलती है, यानी पूरी अर्थ को समान रूप से मिलती है, और समान रूप से मिलने की वजह से इस दिन इक्वल डेज और नाइट होते हैं, यानी दिन और रात की जो अवधि होती है वो समान होती है। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि समान होती है, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, और इसे कहा जाता है इक्विनॉक्स। इस स्थिति को ये स्थिति जो उत्पन्न होती है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन जो स्थिति अक्योर होती है, उस स्थिति को हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। देयर आर टू इक्विनॉक्स कॉल्ड ऑटम इक्विनॉक्स और स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स। देयर आर टू इक्विनॉक्सेस called autumn equinox and spring or vernal equinoxes. There are two equinoxes called autumn equinox and spring or vernal equinox. दो प्रकार के दो इक्विनॉक्स होते हैं, एक कहलाता है शरद ऋतु या शरद या पतझड़ ऋतु का इक्विनॉक्स, और दूसरा शरद या पतझड़ ऋतु का इक्विनॉक्स, और दूसरा है वसंत ऋतु का इक्विनॉक्स। ऑन 21 मार्च इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड ऑटम सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। 21 मार्च को वसंत ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध में, जबकि 21 मार्च को वसंत ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर शरद ऋतु या पतझड़ ऋतु होती है। शरद ऋतु या पतझड़ ऋतु होती है दक्षिणी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर 21 मार्च के दिन वसंत ऋतु होती है, जबकि 21 मार्च के दिन वसंत ऋतु होती है, यानी मतलब जो 21 मार्च का दिन है, 21 मार्च के दिन उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के दिन वसंत ऋतु होती है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के दिन वसंत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु या पतझड़ ऋतु होती है। द ऑपोजिट इज द केस ऑन 23rd September. The opposite is the case on 23rd September when it is autumn season in northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. And when it is autumn, the opposite is the case on 23rd September. On 23rd September when it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. और इस स्थिति के बिल्कुल विपरीत, इस 21 मार्च की स्थिति के बिल्कुल विपरीत 23 सितंबर के दिन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो पतझड़ ऋतु होती है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, यानी 23 सितंबर के दिन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ ऋतु या शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, यानी बिल्कुल इसके 21 मार्च के बिल्कुल विपरीत स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है। 23 सितंबर के दिन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर ऑटम सीजन या शरद ऋतु या पतझड़ ऋतु होती है, यानी 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में, 23 सितंबर को
पृथ्वी के 23 सितंबर को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ ऋतु या शरद ऋतु होती है, पतझड़ ऋतु या शरद ऋतु होती है, जबकि उसके दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु यानी इस दिन 23 सितंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ ऋतु होती है, और जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। From the position of 21st June, the days in the northern hemisphere began to decrease and night began to increase. From the position of 21st June, the days in the northern hemisphere began to decrease and night began to from the position of 21st June, the day in the northern hemisphere began to decrease and night began to increase यानी जो 21 जून से फ्रॉम द पोजीशन ऑफ 21 जून यानी 21 जून से डे इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर बिगेन टू डिक्रीज, जो दिन होते हैं वो दिन की अवधि घटना शुरू हो जाती है, एंड नाइट बिगेन टू इंक्रीज एंड जो नाइट है, जो रातें हैं, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ 21st June the day in the northern hemisphere began to decrease and night began to increase and night began to increase यानी 21 जून से जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो दिन होते हैं इसकी अवधि डिक्रीज यानी घटना शुरू हो जाती है, और जो रातें होती है रातों की जो अवधि है या समय है रातों की जो अवधि है वो बढ़ना शुरू हो जाती है टिल इट इज 23 सितंबर यानी 23 सितंबर तक। जब तक 23 सितंबर नहीं होता है तब तक 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि घटने लग जाती है, यानी दिन की जो अवधि होती है वो घटने लग जाती है, और रात की जो अवधि है वो बढ़ने लग जाती है, जब तक कि 23 सितंबर नहीं होता है, जब तक कि 23 सितंबर नहीं आ जाता। when it is autumnal equinox in the northern hemisphere, और जब तक कि 23 सितंबर के दिन जो उत्तरी गोलार्ध है उस उत्तरी गोलार्ध में जो ऑटम इक्विनॉक्स नहीं आ जाता, यानी जो शरद ऋतु का जो दिन और रात की जो अवधि होती है, जब समान होती है, उस अवधि तक यानी वो अवधि यानी 23 सितंबर की अवधि नहीं आती है, जब तक यानी 23 सितंबर की अवधि जब तक नहीं आती है, उस अवधि तक 21 जून से यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर तक 21 जून के बाद या 21 जून से 21 जून से क्या होता है, 21 जून से दिन की अवधि घटने लग जाती है और रात की अवधि बढ़ने लग जाती है, जब तक कि ऑटम इक्विनॉक्स नहीं आता है तब तक ये स्थिति चलती है। जब तक कि ऑटम इक्विनॉक्स नहीं आता है तब तक ये स्थिति चलती है। डे एंड नाइट आर इक्वल ड्यूरेशन, जब ऑटम इक्विनॉक्स आता है उस दिन दिन और रात की अवधि समान होती है। यानी 23 सितंबर के दिन ऑटम इक्विनॉक्स आ जाता है उत्तरी गोलार्ध में, और उस दिन और रात की स्थिति समान होती है। ऑपोजिट इज द केस इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और बिल्कुल इसकी विपरीत स्थिति होती है 21 जून के दिन, बिल्कुल इसकी विपरीत स्थिति होती है दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत, बिल्कुल इसके विपरीत स्थिति होती है दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत। इस दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि घटने लग जाती है और रात की अवधि बढ़ने लग जाती है, वहाँ यहाँ पर इसके बिल्कुल उल्टा होता है, यानी यहाँ पर जो है वो जो रात की अवधि है वो घटने लग जाएगी और धीरे धीरे दिन की अवधि बढ़ने लग जाएगी। यानी दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के बिल्कुल विपरीत होगा, क्योंकि यहाँ पर विंटर सोलस्टिस होगा दक्षिण गोलार्ध में,
और जब दक्षिण गोलार्ध में विंटर सोलेस्टाइस होगा तो यहाँ पर जो धीरे धीरे रात की अवधि घटने लग जाएगी और रात की अवधि घटने लग जाएगी और दिन की अवधि धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। 10 यानी 21 जून के दिन स्थितियां दोनों गोलार्ध में अलग अलग होती है। 21 जून के यानी ऊपर समर उत्तरी गोलार्ध में समर सोलेस्टाइस होता है और दक्षिणी गोलार्ध में विंटर दक्षिणी गोलार्ध में विंटर सोलेस्टाइस होता है। समर सोलेस्टाइस होता है तो जाहिर सी बात है कि दिन बड़े और रातें छोटी होगी, दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होगी। और विंटर सोलेस्टाइस होगा तो विंटर सोलेस्टाइस होगा तो जो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होगी। तो इसके बिल्कुल विपरीत जो दक्षिण गोलार्ध है उसमें दिन छोटे और रातें बड़ी होती है। दिन छोटे और रातें बड़ी होती है। और आप यानी फ्रॉम द 21 जून और 21 जून से क्या होता है, ये धीरे इसमें बदलाव आने लगता है। या इस 21 जून से उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि घटने लग जाती है और धीरे धीरे रातों की जो अवधि है, रातों की अवधि बढ़ने लग जाती है। और बिल्कुल उसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में होता है यहाँ पर अब रातों की अवधि बढ़ने लग जाती है और धीरे धीरे दिन की अवधि अब यहाँ पर घटने लग जाती है। और ये प्रक्रिया जब तक कि ऑटम इक्विनॉक्स इसके लिए नहीं आ जाता है हमें, यानी 23 सितंबर के जो आता है उत्तरी गोलार्ध में ऑटम इक्विनॉक्स में जब तक नहीं आता तब तक इस गतिविधि चलती रहती है या ये स्थिति चलती है। यानी 23 सितंबर तक ये स्थिति चलती है और वही दक्षिण गोलार्ध में भी यही होगा। 23 सितंबर तक ये स्थिति बराबर नियत रूप से चलती रहती है दोनों में, यानी दोनों में एक दूसरे का रिवर्स चलता है, यानी बिल्कुल विपरीत स्थिति चलती है, विपरीत स्थिति होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून से दिन छोटे होने लग जाते हैं और रात की अवधि धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। और ये प्रक्रिया 23 सितंबर जब तक कि ऑटम इक्विनॉक्स नहीं आता है तब तक ये स्थिति चलती रहती है। और यही स्थिति बिल्कुल ऑपोजिट होती है। यही स्थिति बिल्कुल ऑपोजिट होती है दक्षिण गोलार्ध में। यही स्थिति बिल्कुल ऑपोजिट होती है दक्षिणी गोलार्ध में। Thus, the rotation and revolution of the Earth on its tilted the rotation and revolution of the Earth on its tilted axis the rotation and revolution of the Earth on its tilted axis causes day and night of different duration and changes in the season and changes in the Thus, the rotation and revolution of the Earth on its tilted axis causes day and night of different duration day and night of different durations and changes in the season. इस प्रकार the rotation and revolution of the Earth जो घूर्णन गति और पृथ्वी की परिक्रमा गति है और साथ में इसमें साथ में जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, टिल्टेड एक्सिस कॉजेस डे एंड नाइट, जो कारण बनती है दिन और रात बनने का डे एंड नाइट ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशंस एंड चेंजेस इन द सीजन, और भिन्न स्थितियां बनने का और साथ में ऋतुओं के बदलने का भी या सीजन्स के बदलने का भी। यानी ये मतलब इसका मतलब है इस प्रकार पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो घूर्णन
करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और साथ साथ में रेवोल्यूशन भी करती है, साथ साथ में रेवोल्यूशन करती है और साथ साथ जो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है उस कारण से यानी इन पृथ्वी की इन गतियों के कारण से, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की रेवोल्यूशन गति के कारण और साथ में पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुके होने की वजह से, पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुके होने की वजह से दिन रात बनते हैं, भिन्न भिन्न स्थितियाँ उत्पन्न होती है और साथ में अलग अलग ऋतुएं या अलग अलग सीजन्स बदलते हैं या सीजन में बदलाव आता है, यानी ऋतुओं में बदलाव होता है या अलग अलग सीजन बनते हैं adaptation of animals to different climates, adaptation of animals to different climates, ये हम adaptation of animals to different climates ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।